Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. I welcome you all in our third lecture of this chapter, that is fundamental unit of life. And today we are going to learn about the topic cell wall, because in our last lecture we have learned about the plasma membrane, cell membrane. Today we are going to learn about the cell wall. So what is cell wall? So cell wall is also the outermost layering of the cell body. Okay, just like plasma membrane, cell wall is also present outside the cell. You can see in this diagram. Okay, cell wall is the last and the outermost layer of the cell. Okay, so what you can write, it is the outermost cell layer. सेल की सबसे outermost layer है. ठीक है, it is made up of cellulose. ठीक है, किससे बनी होती है? cellulose. Just like plasma membrane, it is made up of protein and lipid. Okay, your cell wall is made of cellulose. Okay, now it provide strength to cell. ठीक है, इसका काम क्या होता है? सेल को स्ट्रेंथ देना, ताकत देना. ठीक है, यानी उसे किसी भी रप्चर से या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से बचाना. जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आके सेल को हिट करेगी, सो ड्यूरिंग दैट टाइम दिस सेल वॉल वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. सेल वॉल वर्क एज अ प्रोटेक्टर फॉर द सेल. वो उसे बचाता है किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से डैमेज होने से. सेल को हमेशा प्रोटेक्ट करता है. इट इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर. इसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं, बिकॉज़ इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल. ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ. ठीक है, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट. इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट. ठीक है, योर एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल. यानी हमारी बात करें, वी आर एनिमल, सो हमारे जो सेल है ना, उनके पास सेल वॉल नहीं है. ठीक है, ओनली प्लांट सेल. ठीक है, ओनली प्लांट सेल जो होते हैं उनके पास ही सेल वॉल होती है. सो दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सेल वॉल. फर्स्ट, it is the outermost layer of the cell. Second, it is made up of cellulose. ठीक है, third, it provide the strength and it protect the cell from outer forces, and it is only present in plant cell. Animal cell does not have any cell wall. Okay, now third, हमने कल सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस करके प्रोसेस पढ़ा था, राइट? ड्यूरिंग दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर एक्सचेंज टेक प्लेस. ओके, सो ड्यूरिंग दैट एक्सचेंज ऑफ वाटर, ठीक है, क्या होता है? सपोज हम ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात करें. ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर एक्सचेंज टेक प्लेस. वाटर एक्सचेंज टेक प्लेस. ठीक है, अब देखो वाटर एक्सचेंज दो तरह का होता है. वाटर एक्सचेंज इज ऑफ टू टाइप, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द सेल to inside, and next is inside the cell to outside. ठीक है, यानी दो तरह से ड्यूरिंग ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर एक्सचेंज होगा, पर वाटर एक्सचेंज का जो डायरेक्शन है वो दो है. इन फर्स्ट केस वाटर फ्रॉम आउटसाइड द सेल विल गो इनसाइड द सेल. इन सेकंड केस water from inside the cell will go outside the cell. Okay, लेकिन जब भी वाटर आउटसाइड से सेल के इनसाइड में जाता है, ठीक है, what happen? Cell swells up. Cell swelling take place. Swelling यानी आपका जो सेल है वो फूल के बड़ा हो जाता है. जैसे हम बलून में if you blow a air in balloon, तो वो कैसे फूल जाता है. Okay, so क्या होता है? जब वाटर आउटसाइड दी सेल से सेल के अंदर चला जाता है तो सेल की जो साइज है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट योर सेल स्वेल्स. ठीक है, फूल जाता है. ठीक है, सिमिलरली इनसाइड दी सेल टू आउटसाइड, यानी जब वाटर सेल के अंदर से सेल के बाहर जाता है, सेल श्रिंक.
क्या हो जाता है, श्रिंक। श्रिंक यानी ठीक है छोटा हो जाता है, सेल की साइज छोटी हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग दैट ऑस्मोसिस वाटर एक्सचेंज टेक प्लेस। इफ एक्सचेंज ऑफ वाटर इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, योर सेल विल स्वेल अप, मोटा हो जाएगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। If water exchange is from inside to outside, okay, so your cell will shrink. आपका सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी उसकी साइज छोटी हो जाएगी। ओके, नाउ अब हमें जो एक्चुअली पढ़ना है वो क्या है कि जब भी वाटर एक्सचेंज में सेल श्रिंक होता है, क्या होता है, सपोज दिस इज योर सेल, ये आपका सेल है, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस। सो नेचुरली सारा का सारा लिक्विड मटेरियल इस तरह से चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन सपोज अब क्या हुआ, वाटर एक्सचेंज हुआ, ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस वाटर एक्सचेंज हुआ। ड्यू टू दैट वाटर एक्सचेंज क्या हुआ, व्हाटएवर द वाटर वाज इनसाइड द सेल इट इज गोइंग आउट, दैट मींस श्रिंकिंग ऑफ सेल विल टेक प्लेस। सो ड्यू टू श्रिंकिंग क्या होगा, जितना भी ये मैटर है, लिक्विड मैटर, ठीक है, वो हमेशा आपके सेल वॉल से दूर, सेल वॉल से अगेंस्ट यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेल वॉल जाके यहां इकट्ठा हो जाएगा, यहां एक्युमुलेट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। सो ड्यूरिंग श्रिंकिंग ऑफ सेल व्हाटएवर द मटेरियल इज देयर इट विल मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। ड्यूरिंग श्रिंकिंग ऑफ सेल क्या होगा, whatever the material is there in the cytoplasm, protoplasm, it will move away from the cell wall, ठीक है। this is your cell wall, ठीक है, this is your cell wall। तो सारा का सारा मटेरियल किस तरफ जा रहा है, सेल वॉल से न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। so that process is known as plasmolysis, okay। so that all about the cell wall, क्या क्या पढ़ा है मैंने, cell wall is the outermost layer, second it is made up of cellulose, third ठीक है it provides strength यानी it provide strength to the cell, and lastly present only in plant cell, okay। now we are going to start our next topic, and that next topic is nucleus। our next topic is nucleus, ठीक है। you can see on in the figure I have drawn where it is, nucleus कहां ड्रॉ किया है मैंने, ये रहा, ठीक है, this is the nucleus, ठीक है। so my first point is it is the centralmost part of the cell, ठीक है, सेल का जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, that is known as cell, that is known as nucleus, ठीक है, पता चल गया, okay। it has double layer covering, it has double layer covering known as nuclear membrane, इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जस्ट लाइक सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन थी, एंड वी नो दैट मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, इन द सिमिलर वे न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, and that membrane is nuclear membrane, but this membrane is of double layer. nuclear membrane has two layer, whereas cell membrane जो थी उसके पास एक ही लेयर थी, okay। now next point is nucleus content, ठीक है। nucleus के अंदर क्या होता है, so nucleus contain chromosomes, nucleus has chromosomes, ठीक है। so what is this chromosomes, so chromosomes are, ठीक है, chromosomes होते क्या है, तो chromosome has the inheritance information of parents which are going to transfer to the offspring, यानी हमने देखा ना, हम जब जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें, so हम जब किसी एक न्यू यंग उनको बर्थ देते हैं तो उसके पास जैसे हमारी क्वालिटी आ जाती है, तो वो सारी क्वालिटी किसके पास होती है, क्रोमोसोम्स। so chromosomes has the inherited information of parent which are going to transfer to the new offspring, okay। then next point की बात करें, so and that information is in the form of DNA molecule, किस फॉर्म में होती है, DNA molecule, ठीक है, यानी पेरेंट्स की जितनी भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग को देने हैं,
बाय ड्यूरिंग द बर्थ, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर होती है। यानी क्रोमोसोम्स के पास डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं एंड दैट डीएनए मॉलिक्यूल हैव ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन or characters of a parent which are going to transfer to the newly born baby, that is new offspring. Okay, so that is DNA molecule, जिसका full form है deoxyribonucleic acid। ठीक है, इसका full form क्या है? deoxyribonucleic acid। Now next, DNA molecule contain genes. DNA contains genes। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा है एक पैटर्न, मतलब चेन बन गई। न्यूक्लियस के पास क्या है? क्रोमोसोम्स, जिनके पास हमारी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स की। देन क्रोमोसोम्स, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, जो एक्चुअली ये इनहेरिटेंस करवाते हैं। देन ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन द डीएनए इट वाज विद जीन्स। यानी डीएनए के अंदर भी कोई है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज जीन्स। दैट मींस जीन्स आर द फाइनल थिंग्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंट कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग। यानी जब न्यूली बोर्न बेबी होता है तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं बाय बर्थ, जिसको हम पेरेंटल कैरेक्टर्स कहते हैं, तो वो सारे के सारे पेरेंटल कैरेक्टर्स क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स के पास होते हैं। सो जीन्स आर एक्चुअली रिस्पांसिबल कि हमारा जो सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, यानी हमारी बॉडी में जो सेल है उसका शेप क्या है, वो कहाँ काम करेगा। ठीक है, वो सेल हार्ट में जाएगा कि लंग्स में जाएगा कि किडनी में जाएगा, ऑल दोस इंफॉर्मेशन इज विद जीन्स। वो सारी इंफॉर्मेशन जीन्स के पास होती है। ठीक है, देन जीन्स गाइड द डीएनए एंड डीएनए गाइड द क्रोमोसोम्स फॉर दैट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, और एक चीज जो आपको बतानी है अभी, दैट इज जो सेल है ना, बिकॉज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो न्यूली बॉर्न सेल्स होते हैं वो क्या, वो प्री एक्जिस्टिंग सेल्स में से ही बनते हैं। दैट मींस प्री एक्जिस्टिंग सेल अंडरगो सेल डिवीजन टू गिव राइज टू न्यू सेल। सो दैट मींस सेल विल अंडरगो सेल डिवीजन और इट विल नेवर अंडरगो सेल डिवीजन। या तो सेल डिवीजन होगा या तो नहीं होगा। तो जब सेल डिवीजन नहीं होता, when cell is not undergoing any cell division, during that period whatever the chromosome is there, whatever the chromosome is there, it will become chromatin। ठीक है, क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। ठीक है, when cell is not doing any division। ओके, जब सेल कोई सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, when cell is not performing any cell division process, so during that process whatever the chromosomes are there inside the cell, they will take the form of chromatin। वो क्या बन जाएंगे? chromatin। लेकिन suppose cell now start doing the cell division, as soon as your cell start doing the cell division, whatever the chromatin is there, now it will turns and it will become what? chromosomes। वो तुरंत क्या बन जाएगा? chromosomes बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि when cell is not performing any cell division, chromosomes will become chromatin। क्रोमोसोम क्या बन जाएंगे? chromatin बन जाएंगे। और जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, as soon as your cell start doing cell division, chromatin will turns to chromosomes। ओके, और एक चीज आपको सिखानी है अब, based on this nucleus also we have two type of organism। ठीक है, based on the nuclear development we also have two type of organism, that means nucleus। ठीक है, that is poorly developed and completely developed। ठीक है, दो तरह से न्यूक्लियस होते हैं। इफ इन अ ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस इज पुअरली डेवलप्ड, देन सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकार्योट्स। क्या बोला जाता है उन्हें? प्रोकार्योट्स एनिमल और ऑर्गेनिज्म।
and if your nucleus is very well developed, ठीक है, that is completely developed, then organisms are known as eukaryotes organisms. उन्हें क्या बोला जाता है? यूकारियोट्स ऑर्गेनिज्म. यानी न्यूक्लियस के ऊपर की सेल, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, based on its development we have two type of organism. The one organism in which your nucleus is poorly developed, so organism का नाम क्या हो जाएगा? प्रोकार्योट्स. अब देखो जर्मन लैंग्वेज में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी शुरुआत. दैट मींस न्यूक्लियस का डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है. न्यूक्लियर रीजन है ना, वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, उसकी शुरुआत हुई है. दैट्स व्हाई इट इज प्रोकार्योट्स. ओके, एंड कार्योट्स मींस न्यूक्लियस. यूकार्योट्स यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. तो जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है उनको क्या नाम दिया जाता है? यूकार्योट्स. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रोकार्योट्स एनिमल्स हैं उनके पास भी सेल और न्यूक्लियस है, और जो यूकार्योट्स एनिमल हैं उनके पास भी सेल और न्यूक्लियस है. ठीक है. लेकिन जो प्रोकार्योट्स एनिमल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोइड. क्या नाम होता है? न्यूक्लियोइड. क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियोइड. यानी जो न्यूक्लियर पार्ट होता है, व्हाट इज द न्यूक्लियर रीजन इज देयर इन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, वो तो पुअरली डेवलप्ड है. सो दैट पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड. ठीक है. वेयरएज जो यूकार्योट्स है उनमें तो न्यूक्लियर रीजन वेल डेवलप्ड है, और उस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियस. ठीक है. तो हमारे पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और एक पुअरली डेवलप्ड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. सो जो पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसका नाम है न्यूक्लियोइड, जो कौन से ऑर्गेनिज्म के पास होता है? प्रोकार्योट्स. और जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है, वो किसके पास होता है? यूकार्योट ऑर्गेनिजम्स के पास. Okay, so that is for this nucleus topic. What you have learned, it is the central most part of the cell. It has double layer covering which is known as nuclear membrane. Nucleus has chromosome, ठीक है. Chromosome has DNA molecules and DNA molecule has gene, and in that gene all the inherited characters of parents are there which are being transferred to the offspring during the process of birth. ठीक है. Then based on cell division, if your cell is not doing any cell division, whatever the chromosome is there, it will become chromatin. As soon as your cell start the division, chromatin will turns to chromosome. And based on nucleus we have two type of organism, prokaryote organism and eukaryote organism. Prokaryote organisms are those organisms in which nuclear region is poorly developed, and that nuclear region is known as nucleoid. Eukaryotic organism are those organism in which nucleus is well developed. कैसा nucleus है? Well developed, and it is known as nucleus only. Okay. Now we are going to do our last topic for today, that is cytoplasm. ठीक है. Today's last topic is cytoplasm. Cytoplasm, which is also known as protoplasm. ठीक है. साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों एक ही नाम है, और वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड, इट इज द लिक्विड मटेरियल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी रेड कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, इट्स अ लिक्विड पार्ट. सो दैट लिक्विड पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. एंड दिस, ठीक है, हमको क्या लिखना है? इट इज लिक्विड मटेरियल lying between cell membrane and nuclear membrane. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी लिक्विड मटेरियल है, दैट लिक्विड मटेरियल इज नोन एज साइटोप्लाज्म. ठीक है. नाउ साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, and these cell organs are responsible for the specific function
बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय ईच इंडिविजुअल सेल। बिकॉज शुरू से बोलते आ रहे हैं ना, क्यों सेल स्पेसिफिक फंक्शन करता है, why cell is able to do some specific function, so reason for that is this cell organelles, due to presence of this cell organelles only each and every cell has its own specific function which cannot be copied by any other cell, and this all cell organelles are present in protoplasm, cytoplasm, which lie between the cell membrane and nuclear membrane। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म पता चल गया क्या है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मटेरियल और द रीजन लाइन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दिस साइटोप्लाज्म कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स, and these cell organelles are responsible for the specific function, peculiar functions performed by each and every individual cell। Okay, got it? That's all for this structural organization of a cell। ठीक है, हमने जो एक टॉपिक शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। वी लर्न अबाउट द सेल वॉल, वी लर्न अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, वी लर्न अबाउट द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सो ऑल दोस name comes under the topic structural organization of a cell। ठीक है, they are the structural part of the cell and all those part has its own specific function to do। Okay, done? So I hope you got the topic। Okay, please go through the textbook and the topic at home। Okay, take care, bye bye।